दोस्तों, आज से हजारों साल पहले दुनिया पर बसने वाले इंसान इस बात पर यकीन रखते थे कि हमारी ये ज़मीन इस कायनात में नज़र आने वाली हर चीज़ से बड़ी है। और ये भी माना जाता था कि सूरज और बाकी के सितारे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस पर सवाल खड़ा करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा सुना दी जाती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस पर सवाल उठाना गोया भगवान यानी खुदा को चैलेंज करना है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस ने जन्म लिया तो हमें मालूम हुआ कि आखिर हमारी जगह इस कायनात में कहाँ है। नाजरीन, आज आप अपनी सारी परेशानियां भुलाकर हमारे साथ एक सफ़र पर चलिए, जिसको हम अपनी ज़मीन से लेकर कायनात के आखिरी हिस्से तक तय करेंगे। तो चलें इसका आगाज करते हैं। दोस्तों, अर्थ से करीबन 400 किलोमीटर ऊपर आने के बाद हमें कुछ ऐसा मंजर दिखाई देगा जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये इंसानों का स्पेस में बनाया गया सबसे बड़ा स्टेशन है, जिसे आपने कई हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। जमीन से आने वाले रॉकेट्स को स्पेस में अगर किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो ये इन्हें फ्यूल और बाकी चीजें प्रोवाइड करता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करीबन 27,580 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जमीन के 24 घंटे में 16 चक्कर मुकम्मल कर लेता है। और अब हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। चांद से आपको जमीन का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। चांद के सरफेस को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कई अरब सालों में इसने कई एस्ट्रॉइड्स की मार को झेला है। कहा जाता है कि आज से 4.5 अरब साल कबल हमारी जमीन से एक चांद जितना एस्ट्रॉइड टकराया था, और इस टक्कर से निकलने वाला मलबा आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर हमारी चांद की शक्ल में आ गया। ये जो कदमों के निशानात आप देख रहे हैं, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी के हैं, जो 1969 में चांद पर एक मिशन के लिए आए थे। और ये निशानात तब तक कायम रहेंगे जब तक चांद कायम है, और शायद हमारे खात्मे के बाद तक कायम रहे, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर मौजूद ही नहीं है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं जमीन से 61 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद एक खतरों से बड़े प्लेनेट पर, जिसका नाम है वीनस। कहा जाता है कि कई अरबों साल पहले वीनस पर भी पानी मौजूद हुआ करता था, और ये दिखने में भी हमारी जमीन की तरह ही हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ मौजूद पानी भाप बनता गया, जिससे एक अलग तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। और आजकल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हो रही है, मतलब तेजाब की बारिश। यहाँ सूरज की रोशनी आती तो है मगर वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए आपको इसके सरफेस की सैर करवाते हैं। दोस्तों, बस ये जो हाल आप देख रहे हैं, शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा ही मंजर हमारी जमीन पर हो। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल ना किया तो बस फिर यही होगा हमारा फ्यूचर, जहां कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। और अब हम लोग सूरज के सबसे करीब मौजूद प्लेनेट मरकरी पर आ चुके हैं, जो जमीन से 77 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दिन को टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात को -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और यह है सूरज, जो मरकरी से कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का एक अपना ऑर्बिट है, जिसकी ग्रेविटी से हमारा अर्थ और बाकी के प्लैनेट इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारी जमीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये सितारा इतना बड़ा है कि जिसमें न जाने कितने लाखों जमीनें समा सकती हैं। सूरज से निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि इसके सरफेस से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। इसके करीब आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसकी इतनी गर्माइश है कि कायनात की कोई भी चीज इसके करीब आते ही महज चंद ही माइक्रो सेकंड्स में पिघल जाएगी। चलिए अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस प्लेनेट पर जिसे लेकर वैज्ञानिक कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं, यानी मार्स। जी हाँ, हम मार्स पर पहुंच चुके हैं। यहाँ की मिट्टी लाल रंग की है, जिसकी वजह से इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। जमीन के बाद अगर किसी और प्लेनेट पर जिंदगी की उम्मीद लगाई जाए तो मार्स का नाम ही निकलकर सामने आएगा। कहा जाता है कि माजी में यहाँ पर भी नदियाँ, समुंदर और झील हुआ करते थे। यही वजह है कि साइंटिस्ट फ्यूचर में यहाँ पर बस्तियां बसाने के बारे में सोच रहे हैं।
अगर हम मार्स पर आए हैं तो सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चोटी ओलंपस मून्स को कैसे मिस कर सकते हैं। ये मार्स के सरफेस पर वोल्केनो के नतीजे में आने वाला पहाड़ जमीन पर मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। और अब इससे आगे का सफर थोड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इससे आगे है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जहाँ कई चट्टानें सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही हैं। इस जगह पर इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं कि जिन पर आसानी से एक बड़ा शहर बसाया जा सकता है। ये सब एस्ट्रॉइड्स मिलकर एक प्लेनेट भी बना सकते थे, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम की एक बहुत बड़ी पावर ने इन्हें रोके रखा, और वो पावर थी जुपिटर। सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट की ग्रेविटी ने इन्हें आपस में मर्ज नहीं होने दिया। अपने चंद बड़े और दर्जनों छोटे मून्स के साथ जुपिटर एक अलग ही सोलर सिस्टम की तरह है। अगर बाकी के प्लैनेट्स को मिला भी लिया जाए तब भी ये जुपिटर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा है कि अगर 65% मजीद बड़ा हो जाए तो ये सूरज की तरह एक अलग सितारा बनकर सामने आएगा। जुपिटर के सरफेस पर मौजूद ये रेड स्पॉट एक बहुत बड़ा तूफान है जो कई हजार साल से चलता आ रहा है। ये धब्बा इतना बड़ा है कि इसमें 3 अर्थ समा सकते हैं। जुपिटर जमीन की तरह ठोस नहीं बल्कि एक गैसेस से भरा प्लेनेट है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरेंगे तो इस पर खड़े नहीं हो सकते बल्कि इसके अंदर दसते चले जाएंगे। और अब हमारी अगली मंजिल है सैटर्न। सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लेनेट सैटर्न अपने शाही छल्लों की वजह से जाना जाता है, जो इसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। इस प्लेनेट को हमारे सोलर सिस्टम का ताज भी माना जाता है। करीबन 62 चांद सैटर्न का चक्कर लगाते हैं। इनमें टाइटन सबसे बड़ा और एक मशहूर चांद है। टाइटन का एक अपना एटमॉस्फेयर भी है और इसके सरफेस पर नदियां, समुंदर और झीलें भी मौजूद हैं, जो पानी के नहीं बल्कि नेचुरल गैस के हैं। बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह नजर आने वाले इस चांद के बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि जब कई अरब साल बाद सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा तब टाइटन एक हैबिटेबल जोन में होगा, यानी टाइटन उस वक्त रहने के काबिल होगा। दोस्तों, हम बातों ही बातों में अपने घर से इतना दूर आ चुके हैं कि यहाँ से अर्थ कुछ ऐसा नजर आता है। इससे आगे है यूरेनस और नेपट्यून, जो हमारे अर्थ से कई बिलियन किलोमीटर दूर हैं। यही वजह है कि इनकी खोज टेलीस्कोप इजाद होने के बाद ही मुमकिन हो पाई। इन प्लैनेट से आगे है क्यूपर बेल्ट, जो पिछले एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और लगभग 200 गुना बड़ी है, जिसमें करोड़ों की तादाद में कॉमेट्स, पत्थर और बर्फ से बने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, और हमारा प्लूटो इन्हीं में से एक है। और अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं, जहां एक चीज ट्रेवल करती हुई दिखाई दे रही है, और वो है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इंसानों की बनाई गई ये वाहिद ऐसी चीज है जो सोलर सिस्टम से बाहर जा चुकी है। जमीन से तकरीबन 19 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुके इस क्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के कई राजों पर से पर्दा उठाया है। ये स्पेसक्राफ्ट तकरीबन 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसके बारे में हम आगे एक मुकम्मल वीडियो पर बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम इतना दूर हैं कि यहाँ से सूरज एक छोटे से सितारे की तरह दिख रहा है। अर्थ पर सूरज की रोशनी तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, इस जगह सूरज की रोशनी पहुंचने में तकरीबन 1 साल लग जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितना दूर आ चुके हैं। यहाँ पर अरबों की तादाद में मौजूद कॉमेट्स इस बात को वाज़ेह करते हैं कि सूरज की ग्रेविटी अभी तक खत्म नहीं हुई। दोस्तों, कॉमेट्स का एक बहुत बड़ा बादल हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है, जिसे हम ओट क्लाउड कहते हैं। ये ओट क्लाउड खत्म होने के बाद सूरज की ग्रेविटी भी कमजोर पड़ जाती है, और अब हम जहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। हम यहाँ पर अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ हमें देखने के लिए इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी। देखने पर यहाँ आपको अरबों की तादाद में तारे नजर आएंगे। वैसे तो हम बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन यूनिवर्स के मुकाबले में ये महज एक छोटा सा स्टेप है। लेकिन हम अपने करीबी सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी। यहाँ पर सूरज की किरणें 4 साल और 3 महीनों तक पहुँचती हैं। इसी सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लेनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी के नाम से जाना जाता है, जो अर्थ ही की तरह हैबिटेबल जोन में है। अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही अरबों तारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं, जिनकी सैर करना तो दूर की बात, इन्हें अपनी पूरी जिंदगी में गिनना भी लगभग नामुमकिन है।
लिहाजा सफर को आगे बढ़ाने के लिए हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर चलते हैं। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें न जाने कितने अरबों की तादाद में तारे मौजूद हैं, जिनमें से हमारा सूरज भी एक है। अगर लाइट भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रैवल करे तो उसे भी 1 लाख से ज्यादा साल लग जाएंगे। और अब अपनी गैलेक्सी को छोड़कर हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस में दाखिल हो चुके हैं, जहां हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें हम अपनी गैलेक्सी को ढूंढ भी नहीं सकते। इन्हीं गैलेक्सीज के झुंड को एक लोकल ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप तकरीबन 10 मिलियन लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है। आगे बढ़ने पर हमें ऐसे कई लोकल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे, लेकिन ऐसे ही हजारों लोकल ग्रुप्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। यहाँ पर आकर अपना सोलर सिस्टम तो दूर की बात, बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी को भी छोड़ें, यहाँ तो हमारा लोकल ग्रुप ही एक छोटे से तिनके के बराबर नजर आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये सुपर क्लस्टर कितना बड़ा है, जो कि 110 मिलियन लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है। और ये भी हमारी यूनिवर्स के सामने एक छोटे से डॉट की मानिंद है, क्योंकि ऐसे 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स हमारी यूनिवर्स में मौजूद हैं। और ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, क्योंकि इससे आगे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही है हमारी पूरी कायनात? क्या इसे ही हम अपनी पूरी यूनिवर्स समझें? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। हम अपनी पूरी कायनात के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब इसके अंदर है। हो सकता है कि हमारी कायनात इससे भी बड़ी हो, लेकिन फिलहाल हम इतना ही जान पाए हैं। हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, साइंसदानों का ये भी मानना है कि हमारी यूनिवर्स के अलावा कई और यूनिवर्स भी हो सकती हैं, जिनका हमें कोई अंदाजा नहीं। तो दोस्तों, आपका ये सफर कैसा रहा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो जब तक हमारी अगली वीडियो आती, तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।